हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्क्स वंडर में। तो आज हम बात करेंगे राजभाषा एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। इस सीरीज का हमारा ये छठा क्लास है। इससे भी पहले हमने 5 और वीडियोस बनाई हैं राज्यसभा एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आने वाले सभी रेलवे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो डिपार्टमेंटली रेलवे द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए हमारा यह आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना लाइक करेंगे, हम आपके लिए उतनी ही शिद्दत से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़ 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 चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे पढ़ना है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है राजभाषा से, जिसमें है मध्य प्रदेश इज द स्टेट दैट कम्स इन द डैश रीजन। मध्य प्रदेश लिंग्विस्टिक आधार पे जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की कैटेगरी में जो है वो किस रीजन में आता है? तो यह ए रीजन में आता है या क रीजन में भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश कौन से रीजन में आता है? क रीजन में आता है। अंडमान निकोबार भी क्या आता है? क रीजन में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड इन द डैश। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब पास हुआ था? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब पास किया गया था? तो ये 1963 को पास किया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब पास किया गया था? ये 1963 को पास किया गया था। 1963 में यह पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज सुपरवाइज द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो पार्लियामेंट्री कमिटी, पार्लियामेंट की, संसद की वो कौन सी कमिटी है जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रिगार्डिंग सुपरविजन करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को? रेलवे में होने वाले हिंदी से रिलेटेड जो लैंग्वेज है उसके सुपरविजन के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सेकंड सब कमेटी। सेकंड सब कमेटी जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसके अंडर में ऑफिशियल लैंग्वेज का सुपरविजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिस्टेड ऑफ डैश मेंबर। तो पार्लियामेंट की, संसद की कमेटी में जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के कितने मेंबर रखेगा? ऑफिशियल लैंग्वेज में सांसद के कितने ऐसे सांसद हैं जो इसके मेंबर हैं? तो ये टोटल 30 है, टोटल 30 सदस्य हैं, जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति। तो केंद्रीय हिंदी समिति के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका सही आंसर है होम मिनिस्टर। तो केंद्रीय हिंदी समिति के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका सही आंसर है होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। अभी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि केंद्रीय हिंदी समिति के प्रेसिडेंट कौन है। केंद्रीय हिंदी समिति के प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन द सीक्वेंस of language for the name, designation and sign board to be displayed for the region C। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल हिंदी लैंग्वेज के अनुसार जो रीजन डिवाइडेड है वो टोटल 3 रीजन में डिवाइडेड है, ए, बी या सी, जिसको हम लोग हिंदी में क, ख और ग की श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि वैसा रीजन जो सी रीजन में आता हो, यानी ग श्रेणी के क्षेत्र में आता हो, तो उस केस में जो सीक्वेंस होगा, उस केस में जो क्रम होगा वो पदनाम तथा साइन नाम, पदनाम और साइन बोर्ड का जो क्रम होगा वो
किस किस भाषा का सही क्रम होगा, कैसे दर्शाया जाएगा उसको। तो सबसे पहले जो भी रीजन सी रीजन में आता है, गौ श्रेणी में आता है, तो उस केस में अगर नाम, पदनाम और तथा साइन बोर्ड में डिस्प्ले करना है, साइन बोर्ड में दर्शाना है, तो उस केस में सबसे पहले वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में लिखा होना पड़ेगा, फिर हिंदी में लिखा होना पड़ेगा, फिर इंग्लिश में लिखा होना पड़ेगा। सबसे पहले किस में लिखा होना होगा, रीजनल लैंग्वेज में, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में। आपने बहुत बार देखा होगा कि रेलवे स्टेशन में जो रेलवे स्टेशन के नाम लिखे होते हैं, और अगर वो रीजन जो है वो रीजन सी में आता है, मतलब कि गौ श्रेणी के क्षेत्र में आता है, तो उस केस में पहले उस स्टेशन का नाम जो होगा वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में लिखा होगा, फिर उसके बाद हिंदी में लिखी हुई होगी, फिर उसके बाद इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर compliance of official language act and official language rule in all central government office। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सारे ऑफिस हैं उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के जो कंप्लायंस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के जो भी रूल्स हैं, उसके रिलेटेड सारे की जिम्मेदारी जो है वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की होती है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की होती है। जो ऑफिस का सबसे हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, वही उसके लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा ये क्वेश्चन रिलेटेड है फाइनेंस रूल से। तो यहाँ पूछा गया है, फुल फॉर्म ऑफ ईएमडी इज डैश। तो इसका सही आंसर है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। फुल फॉर्म ऑफ ईएमडी क्या है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। फुल फॉर्म ऑफ ईएमडी क्या है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वो होता है जो टेंडरर को अपने कार्य शुरू होने से पहले जमा करना होता है। और ये मनी जो है ये बताता है कि जो टेंडरर है, जो टेंडर लेता है, वो काम के प्रति सीरियस है, ये उसके सीरियसनेस को भी दर्शाता है। और ईएमडी कितना होता है, तो ये टोटल वर्क का, जितना टोटल का कॉस्ट है वर्क का, उसका 2% होता है। अगर वर्क का जो टोटल कॉस्ट है अगर 1 करोड़, तो उस केस में ये होगा 1 करोड़ तक के केस के लिए क्या होगा, 2% होगा। अगर एक कोई भी वर्क जो 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, 1 करोड़ तक के लिए 2% होगा, और जितना ज़्यादा होगा उसके लिए प्लस ½ %, ½ % जुड़ता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट डैश ऑफ मॉडल एसओपी 2018 डील विथ डेलीगेशन ऑफ मिसलेनियस पावर। तो यहाँ बताया गया है कि मॉडल एसओपी मतलब शेड्यूल ऑफ जो पावर है, उसके अंडर में जो मिसलेनियस पावर है वो कौन से पार्ट में आता है, तो ये पार्ट सी में आता है। मिसलेनियस पावर किस में आता है, पार्ट सी में आता है। इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो पावर है वो किस में आता है, पार्ट एफ में आता है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं, उसमें हमने मॉडल एसओपी के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया है कि कौन से पार्ट किस किस को इंडिकेट करता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड बाय इंडियन रेलवे आर जनरली डेवलप्ड बाय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन रेलवे द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं उसको कौन डेवलप करता है, कौन विकसित करता है, तो इसका सही आंसर है क्रिस। क्रिस जो है इंडियन रेलवे में होने वाले सभी तरह के सॉफ्टवेयर जो यूज़ में लाए जाते हैं उसको डेवलप करता है। जैसे आपका HRMS हो गया, उसके बाद आई पास हो गया, ये जितने भी सारे यूडीएम हो गए, ये सब जितने भी सारे हैं वो सब किसके द्वारा डेवलप्ड हैं, क्रिस के द्वारा डेवलप्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चेक इज वैलिड फॉर डैश मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू।
तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि चेक कितने दिनों के लिए वैलिड होता है। तो इसका सही आंसर है 3 महीने के लिए। कोई भी चेक जो है वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, मतलब जारी करने के तारीख के 3 महीने तक वो चेक वैलिड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेवेन्यू एलोकेशन लास्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट। तो इसका सही आंसर है प्राइमरी यूनिट। इन रेवेन्यू एलोकेशन लास्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? प्राइमरी यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये बता दें कि जो रेवेन्यू एलोकेशन होता है वो टोटल 8 डिजिट का रिप्रेजेंट करता है। 8 डिजिट से रेवेन्यू एलोकेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो प्राइमरी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो वीडियो रेवेन्यू से रिलेटेड है वो मैं वीडियो के अंत में डाल दूंगा, ताकि आपको सारे कंसेप्ट उससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, रिवाइज एस्टिमेट एंड बजट एस्टिमेट आर प्रिपेयर्ड इन द मंथ ऑफ डैश। तो क्वेश्चन पूछा गया है जो रिवाइज एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट होते हैं उसे किस मंथ तैयार किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सितंबर। सितंबर महीने में रिवाइज एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट तैयार किया जाता है। रिवाइज एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट सितंबर महीने में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी यूनिट फॉर द प्रोजेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फंड टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्चुअल पेमेंट इन रेवेन्यू एलोकेशन इज। जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट होते हैं उससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू एलोकेशन होते हैं तो उसका प्राइमरी यूनिट कितना होता है? तो जो भी कंस्ट्रक्चुअल पेमेंट होते हैं उनके लिए प्राइमरी यूनिट 28 एलोकेट किया गया है। उनके लिए प्राइमरी यूनिट 32, सॉरी, प्राइमरी यूनिट कितना एलोकेट किया गया है? 32 एलोकेट किया गया है। प्राइमरी यूनिट 32 एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरएफ इज डैश रिजर्व फंड। तो डीआरएफ क्या है? टाइप ऑफ फंड है जिसका फुल फॉर्म होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, डीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्लान हेड 36 इज यूज्ड फॉर बुकिंग एक्सपेंडिचर ऑन डैश। तो प्लान हेड 36 किसके लिए यूज किया जाता है? तो प्लान हेड 36 जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क्स, अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए यूज में लाया जाता है। प्लान हेड 33 एसएनटी के लिए यूज में लाया जाता है। प्लान हेड 29 एलसी गेट के लिए यूज आता है। प्लान हेड यहाँ पे 36 पूछा गया है, तो 36 जो है वो अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट IRIFM इज सिचुएटेड एट। तो क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो इसका सही आंसर है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिटेल फॉर कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी आर गिवन इन। तो जो भी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कैनन्स है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो कहाँ पे दिया गया है? तो वो उसका सही आंसर है फाइनेंस कोड। फाइनेंस कोड में डिटेल में दिया गया है कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट है, जीसीसी स्टैंड फॉर। जीसीसी किसको स्टैंड करता है? जीसीसी करता है जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जीसीसी क्या है? जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं वो सारे जीसीसी में लिखे हुए हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कंडीशंस हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन कैसे टेंडर बनाना है, कैसे उस पर काम करना है, ये सारी चीज़ें जीसीसी पे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है, द इंटरेस्ट फॉर HBA इज रिकवर्ड इन द मैक्सिमम डैश इंस्टॉलमेंट। तो हमारा ये क्वेश्चन है इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, द इंटरेस्ट फॉर HBA अभी है हाउस बिल्डिंग एडवांसेस जो है उसका जो इंटरेस्ट है वो कितने मैक्सिमम कितने इंस्टॉलमेंट में रिकवर्ड कर लिया जाना चाहिए? मतलब हाउस
एडवांस जो मिलता है, हाउस एडवांस जो रेलवे के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है, उसे कितने इंस्टॉलमेंट में रिकवर्ड कर लेना चाहिए? तो इसका सही आंसर है मैक्सिमम 60 इंस्टॉलमेंट में उसको रिकवर्ड कर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% ऑफ टीए ऑफ एम्प्लॉय इन पे मैट्रिक्स 1 to 5 इज। तो जो भी कर्मचारी लेवल 1 से लेवल 5 के अंडर में आते हैं, उनका जो 100% टीए होगा वो 500 रुपये होगा। मान लीजिए आप किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गए और वहाँ पे आपने 12 घंटे से ज़्यादा का समय व्यतीत किया, तो उस केस में आपको 100% टीए मिलेगा। और अगर आप लेवल 1 से लेवल 5 तक के कर्मचारी हैं, तो उस केस में आपका जो टीए होगा, 100% जो टीए होगा वो 500 रुपये होगा। कितना होगा? वो 500 रुपये होगा। और जो भी कर्मचारी लेवल 6 से लेवल 8 के बीच में हैं, तो उनको 100% जो टीए मिलेगा वो 800 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 800 रुपये मिलेगा। अब आपको बताना है कि वैसे कर्मचारी जो लेवल 9 में हैं, उनके लिए जो 100% टीए रेट है वो क्या है? तो दोस्तों आपको ये कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, आपको ये कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि जो भी रेलवे कर्मचारी लेवल 9 में है, तो उनके लिए 100% टीए रेट जो है वो कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैजेटेड ऑफिसर इज एलिजिबल फॉर डैश सेट ऑफ प्रिविलेज पासेस इन ईयर। क्वेश्चन पूछा गया है कि वैसे रेलवे कर्मचारी जो गैजेटेड ऑफिसर हैं, तो उन केस में प्रिविलेज पास की संख्या कितनी है? उस केस में प्रिविलेज पास की संख्या 6 है। टोटल 6 सेट ऑफ पास मिलेगा। कितना मिलेगा? 6 सेट ऑफ पास मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएम इज इंटाइटल फॉर डैश मेटल टोकन। तो हमने देखा था अपने वीडियो में, पास रूल वाले वीडियो में, टोटल 3 तरह के होते हैं, सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएम को कौन सा मिलेगा, किस टाइप का मेटल पास मिलेगा, मेटल टोकन मिलेगा। तो इसका सही आंसर है गोल्ड। जीएम को गोल्ड मेटल टोकन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ डैश वर्कर लॉन्ग ऑन मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी आवर ओवर 12 आवर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है HOER रूल से। HOER रूल के अंदर क्या है कि अलग अलग कर्मचारियों के लिए अलग अलग कैटेगरी बांटा गया है, जिसमें मेनली 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो उनके लिए जो पीरियड ऑफ लॉन्ग ऑन है वो अलग अलग है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ऐसे कर्मचारी जो 12 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी करते हैं, तो उस केस में कौन से जो वर्कर हैं उसका लॉन्ग ऑन माना जाएगा? तो ये है इसेंशियली इंटरमिटेंट कैटेगरी के जो वर्कर हैं उनके लिए होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसेंशियली इंटरमिटेंट, इसेंशियली इंटरमिटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्यूमेंट विच शो द ड्यूटी आवर ऑफ वर्क ऑफ रेलवे सर्वेंट इज। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो ड्यूटी आवर के बारे में रेलवे सर्वेंट को बताता है। क्वेश्चन है वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो रेलवे सर्वेंट को उसके ड्यूटी आवर के बारे में बताता है। तो इसका सही आंसर है ड्यूटी रोस्टर। ड्यूटी रोस्टर जो है वो रेलवे सर्वेंट को उसके ड्यूटी आवर्स के बारे में, काम के घंटों के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फीमेल एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर डेज ऑफ CCL इन हर इंटायर रेलवे सर्विस। तो इसका सही आंसर है 730। मतलब टोटल 2 साल के लिए उसे चाइल्ड केयर लीव दिया जा सकता है। टोटल 2 साल के लिए एक महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव दिया जा सकता है 730 दिनों के लिए, 730 दिनों या फिर 2 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेफरेंस टू DAR NIP स्टैंड फॉर। तो जब भी कोई DAR लागू होता है, तो आपने ये टर्म बहुत ही कॉमन सुना होगा, NIP। NIP का फुल फॉर्म होता है नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। NIP का फुल फॉर्म होता है नोटिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। NIP का फुल फॉर्म क्या होता है? नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी।
ये DER के केस में NIP का फुल फॉर्म है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस को करें लाइक, ताकि आपको लेटेस्ट आपको अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।